जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बात कर लिया था कि ब्लड को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम ब्लड के बारे में समझेंगे, दूसरा हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरी बात हम लोग बताया था मैंने कि आपको मैं ब्लड के ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग को, कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कैसे ब्लड जमता है। ब्लड क्लॉटिंग के मतलब समझ रहे हैं, रक्त का थक्का बनना। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफिक में, यहाँ पर हमको चोट लगी है और चोट होता है तो जो देखे होंगे कभी कभी जब चोट ब्लड को दबा देते हैं तो रुक जाता है, और थोड़ी देर बाद उस पर रेड कलर की पपड़ी जम जाती है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो इतना चीज को तो आप प्रैक्टिकली देखे होंगे, कहीं चोट लगता है तो देखें थोड़ी देर बाद जम जाने के बाद वहाँ पपड़ी जम जाती है, तो वही कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग, या रक्त का थक्का बनना या रक्त का जमना। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज को समझेंगे। अगर आप पहली ब्लड वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके वहां से आप वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने ब्लड के बारे में बता दिया था कि प्लाज्मा, ब्लड को 2 भागों में बांटा था, प्लाज्मा और रुधिराणु में, जिनमें हम रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कवर किया था। ठीक है, तो उस चीज को आप वहां से जाके कवर कर लीजिए। और फिर मैं आप इस वीडियो में अगर देखे होंगे तो वीडियो बहुत आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग हम समझते हैं कि रक्त का जमना विटामिन के की वजह से जमता है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। तो आइए समझ की प्रक्रिया कैसे कैसे ब्लड थक्का बनता है उस चीज को समझेंगे, और विटामिन के का काम क्या हमारे शरीर में होता है उसको भी बताऊंगा, फिर आपको डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि मेन इसका थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, सबको धीरे धीरे करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं इसके प्रोसेस को। तो बात कर लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग को। तो ब्लड क्लॉटिंग की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग की को जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। इस बात को आप याद रखिएगा। आपका 1 नंबर बात यहीं से बन जाता है कि जब पूछे कि रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट आप याद रखिएगा। ठीक, ब्लड को थक्का बनने बेसिकली हम लोग 5-6 मिनट पकड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम दिन भर पकड़े। तो लगभग 4 मिनट के बाद आपको अच्छे से जम जाता है ब्लड। और बात करते हैं इसके जमने की प्रक्रिया के बारे में। तो इसको मैं 4 भागों में समझाऊंगा कि कैसे क्रिया होती है हमारे ब्लड के जमने में। तो हमारे अंदर मैंने बताया था आपको, जब थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स को जब पढ़ा रहा था रुधिराणु को, तो उसको 3 भागों में बताया था कि प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रुधिराणु का कौन सा भाग है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। तो पहली चीज आपको प्लेटलेट्स है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, इस चीज को याद रखिएगा। 1 नंबर यहीं से बनता है। अब बात करते हैं कैसे काम करता है। कहीं भी हमको जैसे चोट लगता है या कटता है तो हमारा जो प्लेटलेट्स है ना, वो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, जाहिर कटता है, जाहिर सी बाहर आएगा, जैसे वायु के संपर्क में आता है तो वो वायु से मिलकर क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। इस चीज को याद रखिएगा। जब प्लेटलेट्स वायु से जे मिलेगा तुरंत क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। अब दूसरे स्टेप में बात करें तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन अब क्या करेगा, कैल्शियम को जाके अपना साथी बना लेगा, कि वो जाके बताएगा कि यहाँ पे कट गया, चलो उसको वहां पर ब्लड को थक्का बनाते हैं। तो ये कहेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बताता है कि एक हमारे शरीर में एक ऐसा कुंभकर्ण सोया हुआ है जो उसको जल्दी से थक्का बना सकता है। तो ये थ्रोम्बिन कहाँ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन के पास, और इसको जगाता है। जब तक ये इसको नहीं पता है तब तक ये प्रोथ्रोम्बिन कहलाएगा। जैसे इसको पता चलता है तो क्या कहलाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। और थ्रोम्बिन जैसे जगता है तो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कट गया है। इसके पहले सोया था तो इसको प्रोथ्रोम्बिन के रूप में था, जैसे इसको बता दिया गया, जैसे ये जानेगा तो क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन बन जाएगा। इसको थ्रोम्बिन जैसे जागेगा इसको पता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कट गया है, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब आके फाइब्रोनेजिन जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन साथ मिलकर क्या कर देगा, या फाइब्रिनोजन को एक्टिव कर देगा। जैसे फाइब्रिनोजन को एक्टिव कर देगा तो फाइब्रिन बन जाएगा। मेन फाइब्रिन होता है क्योंकि ये जाली आकार का होता है फाइब्रिन। तो मेन काम जैसे थ्रोम्बिन मिल जाएगा फाइब्रिनोजन से, तो ये एक्टिव कर देगा फाइब्रिनोजन के, फाइब्रिनोजन मिल के बना देता है तुरंत फाइब्रिन। और फाइब्रिन होता है क्या, जाली की तरह बन जाता है। तो यही जाली यही तो मेन स्टेप है हम लोगों का, यही तो काम करता है। अब बात करते हैं अब फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, कि फाइब्रिनोजन तो मैंने बताया कि जाली की तरह होता है। अब ये क्या करता है, ये रुधिराणु में जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को क्या करता है,
मिलके उसके साथ ब्लड को क्या करता है, थक्का बना देता है। होता है कि जैसे आप नाली वाली देखे होंगे, नाली में अगर आप छत डाल देते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे खरपतवार आते आते देखते हैं, वो हम तो रोकते हैं खरपतवार को, लेकिन देखते हैं पूरा पानी पीछे रुक जाता है। तो उसी तरह क्या कर देता है हम उसमें, जैसे खरपतवार यहाँ पे फंस गया है ना, उसी तरह हमारा WBC RBC प्लेटलेट्स क्या होता है, फंस जाता है। बात आती है प्लाज्मा, मैं बताया प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। अब जैसे यही आके यहाँ पे रोक देता है नाली के मुंह पे, अब पीछे क्या होता है, आपका प्लाज्मा रुक जाता है। इस तरह से हमारा रक्त क्या होता है, थक्का बनता है, जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे हमारे अंदर थक्का बनने की क्रिया हो रही है। और इस चीज को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे हमारा प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आता है, थर्मोप्लास्टिन बन जाता है, और थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है, प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या बना देता है, प्रोथ्रोम्बिन। और बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करेगा और फाइब्रिन को बना देगा। फाइब्रिन जाली के आकार का होता है, मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। अब ये रुधिरांश से मिलकर क्या कर देगा, रोक देगा उसको। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए समझते हैं कि थक्का बनाने में कौन कौन सब मेन रोल निभाता है। ठीक, यहाँ से कुछ अच्छा खासा बन जाते हैं कि ब्लड को जमने में कौन कौन मदद करता है। तो पूछता है यहाँ से कि रुधिराणी का कौन सा भाग, यानी रुधिराणी का कौन सा पार्ट ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। ऑप्शन में दे सकता है RBC, WBC, नॉन ऑफ दिस प्लेटलेट्स। आप उसमें से किसको लगाएंगे, प्लेटलेट्स को लगाएंगे। देखिए हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा और नोट करते चलिए। अब बात करें कि आपसे प्रोटीन में पूछे कि प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड को थक्का बनने में मदद करती है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को थक्का बनने में मदद करती हैं। तो जब प्रोटीन की बात करेगा इन दोनों को आप बता दीजिएगा, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजेन को। अब कोई पूछे तत्व धातु, कौन सी तत्व धातु है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करती है, तो आपको कैल्शियम याद रखिए, क्योंकि पीछे मैंने प्रक्रिया में कैल्शियम बताया था, तो उस चीज का याद रखिएगा कि एक ऐसी कैल्शियम धातु है जो ब्लड को थक्का बनने में मदद करती है। बात कर लेते हैं विटामिन पूछे, तो विटामिन के है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करती है। आइए विटामिन के का काम समझ लेते हैं। विटामिन के का काम होता है इन सबको जल्दी जल्दी क्या करना, इन सबको मिल कहना कि तुरंत जल्दी जल्दी क्या करें, ब्लड को थक्का बनाएं, इस प्रक्रिया को जल्दी करें। इसका बस विटामिन के का काम यही होता है कि जो ब्लड जमने की प्रक्रिया है उसको जल्दी से करवाना विटामिन के का काम होता है। ठीक है, जब हेमरेज की बात आती है ना, तो हेमरेज में होने का कारण विटामिन के होती है। अगर विटामिन के काम नहीं करती है तो ब्रेन नहीं हेमरेज वाली समस्या आती है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। आइए समझ लेते हैं एंटीक्लोटिंग यानी हेपरिन को। हेपरिन हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ है, बाकी ये चीज मैंने बताया कि ब्लड को थक्का बनाने में मदद कर रहा है, और एक एंटीक्लोटिंग है जो हेपरिन, जो ब्लड को थक्का बनने नहीं देता है। और हमारे शरीर के अंदर बात करें तो ब्लड का थक्का बनना उतना ही खतरनाक है जितना कि ब्लड अंदर बाहर जमना जरूरी है, उतना ही अंदर के ब्लड जमना नहीं चाहिए शरीर के अंदर। तो उसके लिए ये चारों पांचों मिलकर क्या करेंगे, ब्लड को जमाएंगे। लेकिन वही ब्लड अगर हमारे शरीर के अंदर जम जाएगा तो हेमरेज वाली समस्या आती है। देखे होंगे, सुने होंगे ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो उसमें ब्रेन हेमरेज में होता क्या है कि ब्रेन की जो नसें होती हैं और पतली होती हैं, और उसमें अगर और ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो नसें फट जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तो हेपरिन मदद करता है कि हेपरिन का कमांड पूरा इन सब पे होता है, इन चारों प्रक्रियाओं पे, कि हेपरिन इसको क्या कहेगा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तुम लोग ब्लड को जमा नहीं सकते, मेरे रहते हुए तुम लोग ब्लड नहीं जमा सकते। लेकिन हेपरिन की भी एक कमी है कि हेपरिन को जैसे वायु के संपर्क में आएगा, जैसे वायु के संपर्क में आ जाएगा तो हेपरिन क्या हो जाता है, मर जाता है। इस समय हेपरिन काम नहीं करता है। अब देखो ना, जब हमको कटता है बाहर तभी ब्लड जमता है। जैसे बाहर कटेगा, जाहिर सी बात है कि हवा के संपर्क में आएगा, तो बाहर जब कटता है तो हेपरिन क्या होता है, वहां पे खुद मर जाता है। हेपरिन के मर जाने के में इसका फायदा उठा लेते हैं, ब्लड को क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। इस चीज का समझ में आए कि हेपरिन भी हमारे अंदर एक बहुत अच्छा खासा रोल निभाता है। तो हेपरिन हमारे लिए बहुत अंदर है, क्योंकि ब्लड का अंदर जमना बहुत ही खतरनाक है। और बात कर लेते हैं इस पॉइंट को कि दो प्रोटीन जो प्लेटलेट्स में पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये तीनों पाई जाती हैं लीवर में। लेकिन ये क्या है, ये दोनों ब्लड को थक्का बनाने में मदद करती हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। लेकिन हेपरिन थक्का बनने नहीं देती है। लेकिन पाई कहाँ जाती है, तीनों लीवर में ही पाई जाती है। तो उससे पूछ ले कि हेपरिन कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में,
या प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है, तो ये भी लीवर में ही, फाइब्रिनोजन भी लीवर में ही पाया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, आप देखे होंगे कभी डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन लगाते समय उसको इंजेक्शन को पीटता है, पीट पीट के उसमें का हवा निकालता है और थोड़ी सी दवा भी गिरा देता है, क्योंकि ब्लड पता है उसको कि हवा जाएगी अंदर तो हेपेरिन को मार देगा। हेपेरिन जैसे मरेगा वहां पे ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। देखते हैं कभी कभी चला जाता है तो वहां पे गुटगुल्लर जैसा बन जाता है, उठ जाता है, वहां पे कठोर हो जाता है। तो उस चीज को आप ध्यान देता है, डॉक्टर कहता है कि आप वहां पे क्या करिए, गर्म पानी करके सिकाई करिए। गलती तो डॉक्टर की है, लेकिन आपसे कहता है तो आप सब जाके सिकाई करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है, घाव भर जाता है। कभी कभी बोतल चढ़ाते हुए भी आप देखे होंगे, जब आपको बोतल तो पानी चढ़ता है तो डॉक्टर जैसे नली पानी खत्म होने वाला उससे पहले ही बंद कर देता है, क्योंकि हवा चला जाएगा उसके अंदर तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या आ जाती है। इसीलिए बोतल खत्म होने से पहले आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बोतल खत्म होने से पहले थोड़ा सा बंद कर दें उसको। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा सा दवा भी गिरा देता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें आपको बेसिक चीजें ये सब याद भी रखनी चाहिए। और देखिए एक बीमारी आती है हेपेरिन हीमोफोलिया नाम की, आप बीमारी सुने होंगे। ये सबसे पहले आई थी इंग्लैंड की महारानी से शुरू हुआ था। इसमें होता क्या है कि आपको मैं बता दूं, हेपेरिन वाली समस्या में होता क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर होता है कि जो हेपेरिन है ना इतना एक्टिव हो जाता है कि कहीं ब्लड को बाहर भी जब कटने पर हवा के संपर्क में आने में भी कटने जमने नहीं देता है। उसको बोल देते हैं हम लोग बीमारी हीमोफोलिया होती है उस समय की। ब्लड वायु के संपर्क में भी आती है तो उस रुकता नहीं है, ब्लड को जमने नहीं देता है। तो अगर जाहिर सी बात है कि ब्लड नहीं रुकेगा तो हमारी कुछ देर में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ब्लड ज्यादा गिर जाने की वजह से तबीयत खराब ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो पूछे कि हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन है, तो विटामिन के जिम्मेदार है। इस ऐसे प्रश्नों को आप इससे जितना मैंने बताया उससे जवाब दे सकते हैं। और इसका मैं अगले सेशन में इसके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले मैं करा दूंगा, देखिएगा आप खटाखट उसका जवाब देंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं इसका क्यूज डाल दूंगा, आप आराम से वहां से कर सकते हैं। और आपको ये सारी मेरी बातें समझ में आ रही हो तो इस वीडियो पे बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं 2 दिन के अंतराल पे, एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।